नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, ये हमारी रेशियो एनालिसिस की पार्ट 3 की वीडियोस है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, नेट प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए सी। आगे अगर हम बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी एडिक्वेट टू कवर। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कौन कौन से खर्चे को माइनस कर सकते हैं? तो हम सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, डिविडेंड का एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। मतलब आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ने इन सारे एक्सपेंसेस को कवर कर रखा है। मतलब इन ये एक्सपेंसेस आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से भी माइनस हो सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन। तो अगर हम बात करें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। सबसे पहले बात तो, अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, और माइनस कर देंगे जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो। ठीक है। अगर मैं सीधे तरीके से बात करूं, अगर मेरे पास जीपी होता तो मैं जीपी में क्या करता हूं, इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करता हूं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं। ये सीधे तरीके से निकल गया। लेकिन मुझे यहाँ पर एनपी दिया हुआ है और मुझे जीपी कैलकुलेट करना है, तो मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा और इनडायरेक्ट इनकम को लेस करना पड़ेगा। तो मैं ऑप्शन एक बार देख लूँ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट बाय एडिंग इंटरेस्ट। यस, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं नेट प्रॉफिट में, तो पहला ऑप्शन तो सही है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट बाय एडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इट। यस, ये भी बात सही बोल रहा है कि आप अपने जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें क्या ऐड करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे। तो आपके बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए था? सी, बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। जो यहाँ आंसर गिवन है ये रॉन्ग है आंसर आपका गिवन। आगे बढ़ते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो जब भी हम जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना है, पूछता है क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम सीओजीएस। यस, क्लोजिंग स्टॉक तो हम डिडक्ट करते हैं। मैं अगर आपको सीओजीएस का फॉर्मूला बताऊं, तो सीओजीएस का फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप जब भी जीपी रेशियो निकालोगे तो जीपी रेशियो निकालने के लिए आपको सीओजीएस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सीओजीएस। तो आप जब भी ये सीओजीएस कैलकुलेट करते हो तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हो, माइनस करते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड। नहीं भाई, क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड नहीं करते सीओजीएस में, क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देते। बोलता नहीं, इग्नोर भी नहीं करते। तो सही आंसर क्या है आपका? ए इज करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को और क्या भी बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं क्या? यस कहते हैं। ग्रॉस मार्जिन टू द नेट सेल्स, यस कहते हैं। या बोथ ए एंड बी, यस, ये दोनों तो बोलते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऑब्वियस है ऑल ऑफ द अबव ही बोलोगे। बोथ ए एंड बी का भी मतलब वही हुआ। तो आप आइदर बोथ ए एंड बी बोलो या तो फिर ऑल ऑफ द अबव बोलो, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्फ्लिक्टिंग आ सकता है, बट अगर अपने को चूज करना है तो ऑब्वियस है ये दोनों आपके परफेक्ट आंसर है। तो आप बोथ ए एंड बी को मार्क आउट करके आओगे एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर बेस्ड ऑन। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये किस पर बेस्ड होते हैं? ठीक है, ये जनरल नॉर्मल हमने जो अपने प्रॉफिट है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो गई, नेट प्रॉफिट की बात हो गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो गई, तो ये सब हमारी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? हमारे सेल्स पर डिपेंड करती है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? सेल्स। उसके अलावा अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो,
जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर्ड होती है क्या? यस कवर होती है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसमें कवर्ड होती है कि यस ओवरऑल भी होती है। जनरल जो हम लोगों ने बात किया जीपी, एनपी एंड ओपी की, ओएनपी की, ये जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके अलावा जो आपके बिजनेस की अदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये सब आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कवर किए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कुछ आप कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, जिसमें हम कुछ अपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के एज वेल एज कुछ हम अपने बैलेंस शीट के जो रिटर्न्स होते हैं लाइक अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनका मिक्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं। बट मोस्टली कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी में नहीं की जाती। तो हमारे लिए यहाँ पर अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में फॉल करता है क्या? तो यस करता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी फॉल करता है क्या? यस, ये भी फॉल करता है। इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे हम क्या भी कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन प्रॉफिट। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस है वो तो पढ़कर ही समझ में आएगा। एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। रेशियो एनालिसिस में रिजल्ट इन फॉल्स रिजल्ट, क्या बोलता है कि रेशियो एनालिसिस आपको फॉल्स रिजल्ट भी दे सकता है इफ वेरिएशन इन द प्राइस लेवल, यस ऑब्वियस है, आर नॉट कंसिडर्ड। ऑब्वियस है, अगर मैं प्राइस लेवल वेरी कर रहा है और उसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ तो ये तो मेरे को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या तो गलत मेरा रिजल्ट निकल के आएगा, बिकॉज कोई चीज़ बदल रही है और मैं उसका इफेक्ट ही नहीं ले रहा हूँ। तो यस, ये एक लिमिटेशन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोलता है रेशियो एनालिसिस इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर, यस, क्योंकि रेशियो में ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव डेटा की बात होती है, यहाँ क्वालिटेटिव की बात ही नहीं करते, यहाँ क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं। तो ये भी ऑप्शन परफेक्ट है, ये भी लिमिटेशन में आएगा। रेशियो एनालिसिस इग्नोर क्वांटिटेटिव फैक्टर, ये बात गलत बोल रहा है भाई, हम इग्नोर नहीं करते, हम तो क्वांटिटेटिव फैक्टर के बेसिस पर ही रेशियो निकालते हैं। तो सी स्टेटमेंट लिमिटेशन की कैटेगरी में नहीं आता। रेशियो एनालिसिस इज हिस्टोरिकल एनालिसिस, यस, ये पास्ट कॉस्ट के बेसिस या पास्ट डेटा के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ए, बी एंड डी ये तीनों इसके लिमिटेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ए, बी एंड डी पहला ही ऑप्शन है, तो पहला आपका आंसर करेक्ट आएगा। फिर है प्रॉफिट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग अ रेशियो मे बी टेकन एज, जो हम लोग प्रॉफिट जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेशियो कैलकुलेट करने का, क्या क्या ऑब्जेक्ट है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम क्या कहते हैं? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी, इंटरेस्ट एंड टैक्स पीएटी। ठीक है, तो क्या पूछता है? प्रॉफिट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग रेशियो मे बी टेकन एज, तो हम पीबीटी भी लेते, पीबीआईटी भी लेते और पीएटी भी लेते। तो ऑल ऑफ द अबव, जब भी हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो ये हम पूरे प्रॉफिट्स को कंसिडर करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। The ratio analysis is helpful to management in taking several decision। तो नो डाउट आगे क्वेश्चन नहीं भी पढ़ूंगा तो बातें तो यहीं से समझ में आ रही है कि आंसर ट्रू होना चाहिए, बट कभी भी क्वेश्चन पहले पूरा रीड कर लेना चाहिए। बट एज अ मैकेनिकल सब्सटीट्यूट फॉर जजमेंट एंड थिंकिंग इट इज़ वर्स देन द यूजलेस, यस करेक्ट है। देखिए क्या बोलता है कि जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल तो है लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है तो फॉर जजमेंट एंड थिंकिंग इट इज़ द वर्स देन यूजलेस। तो एब्सोल्युटली ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द रेशियो एनालिसिस, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रेशियो एनालिसिस के लिए एकदम परफेक्ट एंड सूट कर रहा है? तो रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन द फाइनेंशियल एनालिसिस, यस, इसलिए हम इसे फाइनेंशियल एनालिसिस भी कहते हैं। रेशियो एनालिसिस इसको अकाउंटिंग एनालिसिस भी कहा जाता है, इसे फाइनेंशियल, इसे मैनेजमेंट और इसे अकाउंटिंग एनालिसिस भी कहा जाता है। रेशियो एनालिसिस इज पहला ऑप्शन सही था आपका, सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं।
रेशो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। यस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, जैसे कॉस्ट डिपार्टमेंट के साथ, अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, ये सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, ये अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट के साथ, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोरिलेशन कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करता है। तो बी ऑप्शन भी परफेक्ट है। फिर सी ऑप्शन है हमारे पास, रेशो एनालिसिस इज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। ये बात गलत है भाई, ये हेल्पफुल करता है आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे वीक स्पॉट को, जहां हम लोग कमज़ोर है उस एरिया को आइडेंटिफाई करने में। रेशो एनालिसिस, तो ये सी ऑप्शन गलत है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। रेशो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, ऑब्वियस है, तभी तो फाइनेंशियल मैनेजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड फोरकास्टिंग। तो आपका ए, बी एंड डी आंसर करेक्ट है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर हम आगे बढ़े, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। जब मैं दो फाइनेंशियल्स वेरिएबल को एक्सप्लेन करता हूं तो उसे मैं आइदर रेशियो फॉर्म में कर सकता हूं, लाइक मैं लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो को प्योर रेशियो के फॉर्म में दिखाता हूं इस तरीके से। अगर हम बात करें अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, तो उसे हम परसेंटेज टर्म में दिखाते हैं। और अगर हम अपने बात करें टर्नओवर रेशियो की, तो उसे हम रेट और टाइम में दिखाते हैं। तो आइदर ऑफ द अबव, तीनों में से कोई भी हम टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आइदर ऑफ द अबव। उसके बाद अगर हम बात करें द डेफिनेशन, द टर्म अकाउंटिंग रेशियो, the term accounting ratio is used to describe the significant relationship which exists between figure shown in the balance sheet, in a profit and loss account, in a budgetary control system or in any part of the accounting is given by। ये डेफिनेशन किसने दिया है बोलता है, तो अनडाउटली जे बेटी साहब ने इसके बारे में ये डेफिनेशन को दिया है। उसके बाद अगर बात करें, व्हेन द कंसेप्ट ऑफ रेशियो इज डिफाइंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे, क्योंकि हमने कौन से आइटम्स को डिफाइन किया है, हमने वो आइटम को डिफाइन किया है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए होते हैं उसके लिए हम अकाउंटिंग रेशियो वर्ड यूज़ करते हैं। तो आंसर सही क्या है आपका, अकाउंटिंग रेशियो। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो थी किस चीज़ से रिलेटेड, रेशियो एनालिसिस के MCQ से रिलेटेड। आगे हम बात करेंगे बजटरी कंट्रोल्स, फंड फ्लो के, और भी आपके जो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि उनके ऊपर आपको वीडियो की नीड है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।